हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। नोट्स की पीडीएफ कहां मिलेगी बच्चे? तो नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का बाकी जो भी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, भले ही वो क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 है या फिर पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स है या फिर हिस्ट्री की बुक है, उन सब के प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करो कि आप उस वाले कंटेंट को भी यूज करो, एक्सेस करो और देख करके अपना फीडबैक दो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे चैप्टर का नाम है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी से मतलब ये हो गया कि सेकंड, ये कौन सा स्टेप है? हमारा सेकंड स्टेप है। तो भैया फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था जो हमने पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटीज। कि हमने क्या किया, जो भी अर्थ के अवेलेबल रिसोर्सेज थे उससे हमने रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब शुगर कैन एक रॉ मटेरियल है। क्या आप डायरेक्टली शुगर कैन को, गन्ने को यूज कर सकते हो? हाँ, खा सकते हैं। बट बाकी जो आपकी चीजें, फॉर एग्जांपल जो चीनी बनती है, गुड़ बनती है या और भी जो भी प्रोसेस्ड मटेरियल बनता है, वो बनेगा कैसे? वो बनेगा सेकेंडरी एक्टिविटीज से, क्योंकि वो क्या है? आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है। सेम कॉटन। कॉटन क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। लेकिन जब कॉटन को प्रोसेस किया जाता है, स्पिन किया जाता है, वी करके एक कपड़ा बनाया जाता है जिसको हम यूज कर पाते हैं, तब वो कॉटन हमारे यूज में आ पाती है, राइट। सो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जिससे आपका रॉ मटेरियल मिला है, उसके अंदर आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में जिसकी अब कोई वैल्यू है, राइट। लुक्की कॉटन की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, एक शुगर केन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जब उस शुगर केन से चीनी बन जाएगी और जब इस कॉटन से एक कॉटन का कपड़ा बन जाएगा तो उसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी और वो डायरेक्टली हम ह्यूमंस यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज इंक्लूड हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है या फिर कंस्ट्रक्शन भी आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही आ रहा होता है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, राइट, मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है, प्रोसेस करके। दिस ऑल कम्स इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसीलिए इसको एट टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग रेंज का प्रोडक्शन हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो शुगर केन है, शुगर केन को प्रोसेस करके इंडस्ट्री में ले जाकर के उससे क्या बनाया जाता है? उससे आपकी डायरेक्टली चीनी बन गई, जो चीनी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है कि आयरन और स्टील है, ठीक है। तो आयरन ओर को पहले निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर वो इंडस्ट्री में जाता है और उसकी शीट्स बनती है। अब उन शीट्स को बाकी जो कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रेफ्रिजरेटर बनाती है तो उसमें आयरन शीट का काम होता है, कोई वाटर कूलर बनाते हैं तो उसमें आयरन शीट का काम होता है। तो वो एज अ बेस काम करता है बाकी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट के लिए। तो अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक प्रॉपर कंप्यूटर बनाना, राइट। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे उनकी अलग अलग प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो जो प्रोसेसेस हैं दे कैन वेरी वाइडली, राइट। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मॉडर्न पावर लगती है, कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर ट्रेडिशनली प्रिमिटिव तरीके से ही आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं, राइट। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज ने, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसने भी टाइम एंड अगेन अपने आप को इवॉल्व किया है। मे बी आज जो काम आपके हाईली मशीन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर के क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई, मशीनरीज आ गई, बट एक टाइम था जब ये सारे काम हाथ से हुआ करते थे, हाथ के बुने हुए कपड़े पहने जाते थे, राइट। तो धीरे धीरे ये जो सेक्टर है ये काफी हद तक इवॉल्व हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पढ़ने हो तो सबसे पहला फीचर आएगा स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि स्किल का स्पेशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक है क्राफ्ट मेथड जिसके अंदर मेड टू ऑर्डर पीसेस बनाए जाते हैं, बहुत कम पीसेस बनाए जाते हैं बिकॉज इसमें हाथ का बहुत ही अच्छे से काम होता है, राइट। जैसे अभी भी कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं, कुछ ऐसी चिकनकारी होती है, राइट, जो हाथ से हो रही होती है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे पेंटिंग्स है, अब पेंटिंग्स आपको मिल बाजारों में भी जाती है, लेकिन एक पेंटिंग होती है जो हाथ से बनाई जाती है जिसमें टाइम लगता है, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है बिकॉज उसके अंदर स्पेशली एक बंदा बैठ के या 2-3 लोग कारीगर मिलकर आपको एक प्रोडक्ट बना करके देते हैं, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर आ जाता है मास प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे हर बंदा एक सिंगल टास्क को कर रहा है, या फिर आपने मशीन्स लगाई है, स्टेप नंबर 1 पे जो मशीन है वो एक काम करती है, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, 5वें स्टेप पे आकर के आपका ऑर्डर या जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली बनके पैक होता है मार्केट्स में सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहली यही है कि आपकी स्किल स्पेशलाइजेशन कैसी है, या फिर आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट काम है या फिर आप मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है।
ओके दूसरा है मैकेनाइजेशन। तो बेसिकली अलग अलग मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल है, वेस्ट को आप एलिमिनेट कैसे कर रहे हो, आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा रहे हो, आप पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर रहे हो, राइट। ये सारा आपका मशीनरी या फिर कुछ भी स्पेसिफिक जो टास्क होते हैं उसके लिए मैकेनाइजेशन का यूज हो रहा होता है। और आज के टाइम पे एडवांस एआई वगैरह का भी यूज हो रहा है एफिशिएंसी को, प्रोडक्शन को और भी ज्यादा और भी कम पैसों के अंदर बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये भी वेरी करता है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज होती है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें भी इफेक्ट कर रही होती है। डिवीजन ऑफ लेबर भी अलाउ करता है, अगर आपके पास ज्यादा लेबर है और आपने उनके काम को डिवाइड किया हुआ है तो आप कम एफर्ट के अंदर ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करा पाओगे। बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। तो टिपिकली इसके अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है और एक ब्यूरोक्रेसी भी आती है। ऑब्वियसली अगर आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलानी है तो आपको ऐसे लोग भी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए जो एक विजन लेकर के सारे कामों को करवा पाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको मिलती है। कुछ एरियाज होते हैं जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनके किलोमीटर दूर तक या कोसों दूर तक कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कुछ नामो निशान नहीं होता है, राइट। तो यही है कि लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड एरिया को कवर करती है। अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स है, कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। लेकिन जिन एरियाज के अंदर ये इंडस्ट्रीज थ्राइव करती है, सरवाइव करती है, वो एरियाज बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं और उनकी काफी हद तक ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो वही आ गया कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। अभी तक हमने पढ़ लिया कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, उनका क्या रोल है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, राइट। हमने फिर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया कि यार दो तरीके के लेवल पे हो सकती है, या तो क्राफ्ट मेथड है या फिर आपका मास प्रोडक्शन है। फिर हमने देख लिया कि मशीनरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने देख लिया कि अनइवन ज्योग्राफिकल डिवीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, क्योंकि लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ 10% ऑफ एरिया को कवर करती है। वो बाकी % ऑफ एरिया के अंदर क्यों नहीं रहती, उसके काफी सारे रीजंस है। सबसे पहला है एक्सेस टू मार्केट। अब ऑब्वियसली अगर एक इंडस्ट्री गुड प्रोड्यूस कर रही है तो उसे ये मेक श्योर करना होगा कि मैं ऐसे एरिया में जाऊं जहां पे मेरे उन प्रोडक्ट्स की या मेरी उन सर्विसेज की डिमांड हो, ठीक है। अब एक गांव के अंदर आकर के अगर कोई इंसान एक जूतों की फैक्ट्री लगा लेता है, ठीक है, जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो लोग कितने जूते उनसे खरीदेंगे। लेकिन वही जूतों की फैक्ट्री को एक अर्बन एरिया के अंदर लगाया जाए जहां पे बहुत सारा मार्केट बेस आपके पास है, तो आपको फायदा देगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि जो डेवलप्ड रीजन है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट है, राइट। यहाँ पे आपको सारी चीजें एक साथ मिल रही होती है। यहाँ पे आपके पास वो ऑडियंस भी है जिसे वो प्रोडक्ट खरीदना है, साथ के साथ आपके पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो वो उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड शहर वगैरह होते हैं, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, वहां पे आपको ज्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। अब इंडस्ट्री का टाइप भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी जगह के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, वहां पे आप प्रेफर करोगे कि आप ऐसे क्लोथ्स को बेचो कि जो बहुत ज्यादा गर्म है, राइट। वहां पे आप समर वेयर्स को अगर बेचोगे तो वो ज्यादा नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंडस्ट्री टाइप क्या है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है या कितनी नीड है, ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनकी ग्लोबल मार्केट के अंदर रीच होती है, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट से नाम्स। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है, क्या उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ग्लोबल मार्केट है या सिर्फ एक ही एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ओके, सेकंड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आता ही आता है, 6 नंबर में आएगा, सीधे 6 के 6 पॉइंट्स लिख के आना, 6 नंबर पक्के, ठीक है। दूसरा, एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब एक इंडस्ट्री को काम करना है, राइट। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, अगर वहां पे टीचर ही नहीं होंगे तो आपको कौन पढ़ाएगा, तो आपका स्कूल जाने का लॉजिक ही नहीं बनता, राइट। तो सिमिलरली इंडस्ट्री बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका रॉ मटेरियल होना, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कैसे इंपैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल जो आयरन और स्टील प्लांट्स होते हैं उनकी लोकेशन आपको आयरन ओर की जो माइनिंग है वहीं पे लगानी पड़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो आयरन ओर है वो बहुत ही ज्यादा बल्की है। अगर आप किसी बहुत ही दूर दराज के एरिया में लगा लोगे, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी ओर है और यहाँ पे आपने प्लांट लगा लिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्ट करके ले जाना बहुत मुश्किल होगा। सेम अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं शुगर केन का, लेट्स से शुगर केन का फील्ड यहाँ है, तो आपको इंडस्ट्री यहीं पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि गन्ना जो होता है उसका रस जितना आप उसको जितनी दूर ट्रैवल करके लेके जाओगे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा सूख जाएगा, राइट, वो उतना ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो रिलाई करती हैं चीप बल्कि लाइट वेट लूजिंग मटेरियल के ऊपर, इसीलिए एट टाइम ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन दैट टाइप उनकी लोकेशन भी वेरी करती है,
ठीक है। तो स्टील, शुगर प्लांट्स या फिर जो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है जिनका डायरेक्ट डिपेंडेंसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के पास है, वो रॉ मटेरियल के पास ही अपने प्लांट्स को लगाना प्रेफर करती है, सो दैट एक तो उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट बचे, दूसरा उनका यही है कि वेट लूजिंग मटेरियल्स अगर हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी प्लांट के पास ही आपके फार्म के पास ही आपका इंडस्ट्री या प्लांट लगा हुआ है, सो दैट कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब ऑब्वियसली अगर आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनानी है तो आपको उसके अंदर लेबर वर्कफोर्स चाहिए काम करने के लिए, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं ऐसी लोकेशन के अंदर या ऐसी लोकेलिटी में जाकर के अपनी इंडस्ट्री लगाऊं जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो मेरी इंडस्ट्री में आकर के काम कर पाएंगे, राइट। तो इसके अंदर आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए होते हैं और एट टाइम्स अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैकेनाइजेशन होता जा रहा है, ज्यादातर मशीनरीज आती जा रही है, ऑटोमेशन होते जा रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे मैनुअल लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी कम भी होती जा रही है, लेकिन स्टिल लेबर रिमेन्स वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। बिकॉज वो अभी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी इतना एआई या इतना एडवांस मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है कि आप ह्यूमंस को रिप्लेस कर दो बिल्कुल ही, राइट। उनकी रिक्वायरमेंट आपके रोजमर्रा के काम में होती ही है। ओके, नेक्स्ट है एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज। अब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही ज्यादा बिजली चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रेफर किया जाता है, ऐसे एरियाज में रिलोकेट किया जाए जहां पे आसपास आपका कोई एनर्जी का, बिजली का प्लांट या सोर्स मौजूद हो, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनका रॉ मटेरियल किसी दूसरी इंडस्ट्री से आ रहा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी कोई कंप्यूटर पार्ट असेंबलिंग की कोई कंपनी है, ठीक है। अब आपको पार्ट्स चाहिए, तो पार्ट्स के अंदर एट टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए, तो आप मेक श्योर करोगे कि आपकी जो कंपनी की लोकेशन है, इंडस्ट्री की लोकेशन है, वो किसी ऐसी ही दूसरी उसके पास हो जिससे आपको अपना रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है। तो इसीलिए यही होता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। और साथ में अगर आसपास और भी फैसिलिटीज अगर आपको मिल जाए तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ना। तो ये सब चीजें आपको हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन भी आया कि आपको कोई 3 फिजिकल फैक्टर्स बताने हैं अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये 3 नंबर में भी आ सकता है और ये 6 नंबर में भी आ सकता है, तो अच्छे से याद कर लेना। 5-6 पॉइंट्स हमारे पास हैं जिनको लिख करके हम एक अच्छा सा सुंदर सा अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। आगे चलते एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है फुटलूज इंडस्ट्रीज। अभी तक हमने पढ़ा कि यार इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको लेबर मिल रही है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास और अच्छी कंपनीज है या नहीं जिनसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास बिजली है या नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही है। बट यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्या ऐसी भी कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनकी लोकेशन रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, जो कहीं पे इंडिविजुअली कहीं पे भी लगाई जा सकती है? वो होती है फुट लूज इंडस्ट्री, यानी ये कहीं पे भी अपने पैर जमा सकती है। इन्हें ऐसा नहीं है कि 4 चीजें साथ में होगी तभी मैं पैर जमाऊंगी, है ना। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस के अंदर लोकेट कर सकती है। इनका कोई भी रॉ मटेरियल के ऊपर वो नहीं होता, बिकॉज दे ऑल्सो प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी। बहुत ज्यादा बल्क प्रोडक्शन भी नहीं कर रही होती है, ठीक है। काफी कम लेबर्स आपको चाहिए होते हैं, नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है, राइट। इन्हें बस चाहिए होता है कि एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क हो, सो दैट अगर आपको जहां से भी मटेरियल लेके आना है आप इजीली उसको ला सको, फिर जब आपका गुड बन गया तो आप डायरेक्टली उसको मार्केट तक सप्लाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल वॉच इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज भी होती है। तो 1 या 2 नंबर में एट टाइम्स फुटलूज इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो आपको बताना होता है एग्जाम्पल के साथ। ओके, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि अगर हमने पढ़ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, तो टाइप्स हम इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। उनके साइज के बेसिस पे कर सकते हैं, कैसा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उनके बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेसिस पे अगर हम देखें तो रफली हमारे पास 2 या 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती है। सबसे पहली है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री। नाम से समझ में आ गया कि हाउस होल्ड बहुत ही सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट। आर्टिसंस आप अपने घर के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। गांव में होता है एट टाइम, कुछ लोग होते हैं जो सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं सिलाई वाला, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, जिन फीमेल्स को या जिन भी मेल्स को सिलाई विलाई आती है वो अपना छोटा सा शॉप वॉप खोल लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कि आपने कपड़े से उसका सेल करके कुछ बना करके दिया, राइट। तो यहाँ पे लोकल लो मटेरियल को यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हाथ का बुन करके कुछ बनाते हैं, राइट। या फिर अचार वचार डालना हो गया, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कि आपने घर के अंदर ही कोई भी छोटा मोटा काम कर लिया है। सिंपल लोकल टूल्स यूज होते हैं, फैमिली मेंबर्स ही मिलकर के काम कर देते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स डायरेक्टली या तो आप अपनी खुद की घर के कंजप्शन के लिए बना रहे होते हैं, आसपास में बेच दिया, या फिर बाटा कर लिया कि आपने बदले में कुछ और प्रोडक्ट किसी दूसरे बंदे से ले लिया। तो इसके अंदर फूड स्टॉप होता है, फैब्रिक होता है, मैट्स होते हैं, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, ये सारी चीजें आती है आपकी हाउस होल्ड या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है।
उसके बाद दूसरा आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी यहां पे जो काम होगा वो आपका घर के बाहर होगा, कि यानी आपके पास एक प्लेस होना चाहिए, राइट। इसमें भी अगेन लोकल रॉ मटेरियल यूज हो रहा होता है, लेकिन कुछ स्लाइट मशीन्स यहाँ पे यूज हो रही होती है, पावर ड्रिवन छोटी मोटी मशीन्स यूज हो रही होती है, और इसमें कुछ सेमी स्किल्ड लेबर आपको चाहिए होते हैं जिनको थोड़ी बहुत स्किल आए अराउंड दैट इंडस्ट्री, ठीक है। अब इससे बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, अगर आप लेट्स से आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस बन भी गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपने कर भी ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें यार, अगर आप ऑनलाइन ही देखते हो तो बहुत सारे लोग कैंडल्स बना करके बेचने लग जाते हैं, सेंटेड कैंडल्स, राइट। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो हाथ का बुना हुआ सामान और ये सारी चीजें, थोड़ा सा अगर आप स्केल कर लो उसको, थोड़ा सा कि आपने थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास अच्छी खासी ऑर्डर्स आने लग गए, डिमांड्स आने लग गई, ठीक है, तो वो सब चीजें होने लग जाती है। और इसमें क्या होता है कि एट टाइम जब आप थोड़ी सी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप एक दो लोगों को हायर भी कर लेते हो, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है एंड धीरे धीरे लोगों की परचेसिंग पावर भी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया कि साइज के बेसिस पे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई करते हो, और आपको तीनों ही क्लासेस को बताना है। थर्ड एक और है हमारे पास, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नाम से समझ में आ गया कि लार्ज स्केल के ऊपर ये फैली हुई है, ठीक है। तो यहां पे आप प्रोडक्शन जो करते हो वो बल्क में करते हो, मास प्रोडक्शन करते हो, राइट। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, यानी असेंबली लाइन से मतलब है कि स्टेजेस में चल रहा होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, की यहां से प्रोडक्ट पहले धुला, फिर उसके बाद उसकी कटाई हुई, फिर उसके बाद उसकी सिलाई हुई, फिर उसकी कुछ शेप दी गई, उसका कटवट हुआ, फिर फाइनली ऑर्डर जाकर के पैक हुआ, राइट। तो इस तरीके से होता है, तो एफिशिएंट होता है कि आपके स्टेप्स डिफाइन है, भले आप मशीन से करा रहे हो या फिर आप ह्यूमन लेबर के थ्रू करा रहे हो, राइट। और हाई वॉल्यूम के अंदर आपको आउटपुट मिलता है। ह्यूमन लेबर के थ्रू तो नहीं होता, मशीन्स ही आपके यहाँ पे यूज होते हैं, ह्यूमंस में भी उन मशीन्स को ऑपरेट करने में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, आपको स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए होती है जिसको एटलीस्ट काम आता हो, और आपको एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, ठीक है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी बच्चे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है आपकी ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने वाली इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आयरन वाली हो गई, स्टील वाली हो गई, ठीक है। दूसरा होता है आपका हाईटेक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, राइट, या जो भी आईटी वाईटी वाली इंडस्ट्रीज आ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर चल रही है। ट्रेडिशनल वाली वो है जो अभी भी पुराने तौर तरीकों से चल रही है, हाईटेक जो अभी रिसेंटली एडवांस हुई है या फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन आता है, उधर आपका जो पुराने वाला मैन्युफैक्चरिंग था, टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, वो सब आ रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। पहली है आपकी हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री, जिसके अंदर घर के लोग ही खुद मिलकर के काम कर पाते हैं, बहुत ही सिंपल टूल्स यूज होते हैं, लोकल रॉ मटेरियल यूज होता है। दूसरा है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि आपने थोड़ा सा अपने बिजनेस को स्केल आउट कर लिया है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन आप हाउस होल्ड कोटेज से एटलीस्ट ज्यादा कर रहे हो, इससे आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाते हो, और इसमें थोड़े से आपको सेमी स्किल टाइप ऑफ लेबर भी चाहिए होती है। तीसरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, अच्छी खासी मशीन्स चाहिए होती है, बहुत सारी लेबर वर्कफोर्स चाहिए होती है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है, और इसके अंदर बल्क या मास प्रोडक्शन आपका हो रहा होता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। रीजन्स के बेसिस पे उन्होंने किया हुआ है, बट आप इसको दो टाइप्स में ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट, या आप किस तरीके के रॉ मटेरियल के ऊपर आपकी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो उसमें सबसे पहले आता है एग्रो बिजनेस या फिर एग्रो फैक्ट्रीज। इसमें मेजरली आपके कमर्शियल फार्मिंग आ रही होती है, जिसमें आपका टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ऐसा कुछ आ रहा होता है, राइट। तो जो आपका फार्म होता है या जो आपका जो भी लैंड होता है, उसी के पास में इस प्लांट को लगा दिया जाता है। इसके अंदर आपकी मशीन्स यूज हो रही होती है, लार्ज स्केल बल्क प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा होता है, एक्सटेंसिव यूज होता है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, राइट, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ठीक है। तो इसमें टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, वही सब आ रहा होता है। दूसरा है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दोनों का नाम सिमिलर है, बट वो क्या है कि आप जो एग्रीकल्चर, जो आप फार्मिंग कर रहे हो, उससे आपने खुद ही अपना प्लांट लगाया है एंड डायरेक्टली आप उससे मास प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको मार्केट में सेल कर रहे हो, ठीक है। एग्रो बेस्ड में ऐसा होता है कि फार्म्स में भी किसी और लोगों के हो, आपने बस वहां से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को शुगर इंडस्ट्री लगानी है, जिससे वो शुगर कैन लाता है, तो शुगर कैन वो बहुत सारे अलग अलग फार्मर्स से लेकर के आता होगा और फिर वो इंडस्ट्री में आता होगा, और फिर इंडस्ट्री उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, चीनी बनाती है, गुड़ बनाती है, जो भी उन्हें बनाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिकल एंड फ्रूट जूसेस की अगर हम बात करते हैं, तो अलग अलग जगह से पिकल्स, वो वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर वो अलग अलग तरीके के अचार को प्रोड्यूस करती है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल आ रहा होता है और उसको आप फिनिश प्रोडक्ट में प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप रॉ मटेरियल भी एट टाइम्स खुद ही प्रोड्यूस कर रहे होते हो और फिर आप उसका प्रोडक्शन कर करके उसको मार्केट में सेल कर रहे होते हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर करके, उसका एक प्रोसेस्ड गुड बना करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग, शुगर प्रोडक्शन, बेवरेजेस, टेक्सटाइल भी आता है इसके अंदर। ठीक है, कि आपके जो भी जूट हो गए या फिर आपका कॉटन हो गया या कोई भी ऐसे मटेरियल, सिल्क हो गया, राइट, वो आता है, फिर उसका प्रोसेस होकर के आपका टेक्सटाइल कपड़ा बनता है। ठीक है, थर्ड टाइप में अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहे तो वो हो सकती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल क्या है, मिनरल है। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। कुछ होती है फेरस मिनरल इंडस्ट्री, यानी जो आयरन के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दूसरी है नॉन फेरस, जो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, कॉपर, या फिर आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई जिसमें गोल्ड सिल्वर वगैरह यूज हो रहा होता है। ठीक है, फिर नॉन मेटेलिक मिनरल इंडस्ट्री भी होती है जिसके अंदर सीमेंट इंडस्ट्री, पोएट्री इंडस्ट्री या सिरेमिक्स इंडस्ट्री आपकी हो सकती है। ठीक है, इसी को अगर हम बोले, फिर हम फोर्थ पार्ट अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहे तो दैट इज केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी यहाँ पे आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, केमिकल है, कि आप नेचुरल केमिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, भले ही वो आपका पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, अब पेट्रोलियम को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, पैरास्यूटिकल कंपनीज में उसको यूज किया जाता है, टेक्सटाइल में यूज किया जाता है ना, अलग अलग जगह पे। सिमिलरली फिर सॉल्ट, सल्फर या पोटैश है, ये भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में, जिनसे केमिकल के बेसिस पे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो इसमें आपका मेजरली सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के अंदर ये सब यूज हो रहा होता है। ठीक है, आगे चलते तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री, यानी ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने रॉ मटेरियल के लिए। फॉर एग्जांपल टिम्बर, ठीक है, जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके अंदर टिम्बर, वुड, बैम्बू, ग्रास, ये सब यहीं से आ रहा होता है। सिमिलरली पेपर इंडस्ट्री हो गया, फिर आपकी लैक इंडस्ट्री है, राइट। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे आप एनिमल ड्राइव्ड मटेरियल को यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल शीप से आप वूल को यूज कर सकते हो, है ना। लेदर में आप डायरेक्टली एनिमल्स की स्किन को ही यूज कर रहे हो। फिर सिमिलरली जो एलिफेंट के टस्क होते हैं उससे आप आइवरी इंडस्ट्री में यूज कर रहे होते हो, बट अब रिसेंटली इन सब चीजों को बैन कर दिया गया है, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहे हो, राइट। लेदर इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपका आइवरी वाला जो एग्जाम्पल है कि आप एलिफेंट के टस्क से उसको बना रहे हो, तो सो समहाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग द एनिमल्स, राइट। क्रूअल इंडस्ट्रीज में आती है, बैन लग गया है। ऑल्दो हमें बहुत शौक है लेदर की चीजें पहनने का, ठीक है, तो इट इजंट अ कंप्लीट बैन, इट सीम्स टू बी अ बैन ऑन पेपर ओनली। अदरवाइज अच्छे से थ्राइव कर रही है इंडस्ट्रीज और लोग आए दिन इनके प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने कितने टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया। सबसे पहले हमने किया एग्रो फार्मिंग में, ठीक है। फिर था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें आपका शुगर इंडस्ट्री आ गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, ठीक है, और पिकल इंडस्ट्री आ गया, बहुत सारे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें भी हमने पढ़ा कि किस किस टाइप पे डिपेंड करता है, या तो आप डायरेक्टली फेरस मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। फिर आ गया नॉन फेरस में, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है। फिर तीसरा था हमारा नॉन मेटेलिक, जिसमें आपका पोएट्री हो गया, सीमेंट्री हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मिनरल के बाद हमने इस वाली स्लाइड पे क्या पढ़ा था, हाँ, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो गया। फिर हमने पढ़ा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे आप फॉरेस्ट के ऊपर रिलाई करते हो, ठीक है। बहुत सारी आपकी फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, राइट, लैक इंडस्ट्री हो गई, या बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती है जो एट टाइम, मतलब जो फॉरेस्ट से हर्ब्स या उन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपनी दवाइयां वगैरह बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप एनिमल्स प्रोडक्ट पे या एनिमल के ऊपर ही रिलाई करते हो फॉर दी रॉ मटेरियल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट। अभी तक हमने पढ़ लिया इनपुट क्या दे रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं आउटपुट क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, राइट। तो उसमें दो तरीके के आप कैटेगराइज करते हो, एक होता है बेसिक इंडस्ट्री, एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरी किसी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल समझाया था कि आयरन एंड स्टील प्लांट है आपके पास, ठीक है। वो क्या करेगा, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके उससे उसकी शीट्स बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका इनपुट ये था, इसका आउटपुट ये है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो कोई दूसरी कंपनी यूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं वाटर कूलर इंडस्ट्री यूज करेगी, जो वाटर कूलर्स बनाती है, ठीक है। तो उसको चाहिए होता है, तो वो आयरन की शीट्स को यूज करेगी और फिर उसका प्रोडक्ट ये होगा, इसके लिए इनपुट ये है, राइट। सो दे प्रोवाइड बेस फॉर अदर मटेरियल्स, अदर इंडस्ट्रीज उनको बेस प्रोवाइड करती है, उनका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री जो ऐसा गुड प्रोड्यूस करती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, राइट, पेपर हो गया, सॉप्स हो गई, टी हो गई, एटसेट्रा,
ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी उनकी ओनरशिप किसके पास है। ठीक है, तो 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आ गया। पब्लिक सेक्टर यानी ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, सरकार की ही ओन करती है और सरकार ही मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है, आपका भेल हो गया, और बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे ध्यान आएगी मुझे, कुछ भी मैं बता दूंगी। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है। सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर सब कुछ ही स्टेट ओन करता है सारी इंडस्ट्रीज को, वहां पे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों आपकी पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट कौन सी है? जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका अडानी हो गया, अंबानी हो गया, राइट। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ज्यादातर कंपनीज आपको प्राइवेटली ओन दिखती है। ज्वाइंट सेक्टर यानी वो कंपनीज जिनको प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर चला रही होते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी और कोई एक प्राइवेट बंदा भी, दोनों मिलकर के साथ में उस कंपनी को रन करते हैं, उसकी ओनरशिप दोनों के पास ही होती है। ठीक है, या कोई ग्रुप हो सकता है मे बी, एंड देन द गवर्नमेंट इज देयर। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हमने इंडस्ट्रीज को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट जो हम दे रहे हैं, फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट जो उन्होंने प्रोडक्शन दिया है या प्रोडक्ट दिया है, और फिर 4th नंबर पे हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो ये 4 तरीके की होती है। अब इसमें से क्वेश्चन बीच बीच में से आता है, या तो कंपैरिजन पूछ लेते हैं, जैसे पूछा गया था आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट आप बताओ बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, राइट। या फिर साइज के बेसिस पे आ जाता है, ओनरशिप के बेसिस पे भी एट टाइम आ जाता है। तो तीनों चारों बहुत सिंपल है, अगर आपको नाम भी याद है तो आप बहुत इजीली बना करके लिख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी लोड लेने वाली चीजें है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हम साइज वाले में भी पढ़ के आए थे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती थी जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अच्छी खासी इंप्लॉयमेंट मिल रही होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, ज्यादा मशीनरीज यहाँ पे नहीं होती है। अब ये ऐसे एरियाज के अंदर होती है जहां पे बहुत ही ज्यादा डेंस हाउसिंग होती है, यानी बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर रह रही होती है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो काफी पुअर होता है, लोअर होता है। पब्लिक सर्विसेज के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, अनअट्रैक्टिव एनवायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, वेस्ट के हीप्स जगह जगह पड़े होते हैं, राइट। सो हमें समझ में आ गया कि जो इंडस्ट्रीज है ये पुरानी वो बात हो रही है कि जिसके अंदर कुछ लेबर फोर्स टाइप काम कर रही है, जो ना ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना ज्यादा स्किल्ड है। ठीक है, और उनको फिर सैलरी भी उतना नहीं मिलता है, उनका पे भी उतना नहीं है, तो इसी वजह से जो आसपास का लिविंग कंडीशन है वो भी बहुत ही ज्यादा लो है, राइट, डिग्रेडेड है। ठीक है, यहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा एरिया है तो सबको नौकरी मिल ही रही होगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी एरिया में रह रहे होते हैं, उनके पास साल भर नौकरी भी नहीं रहती है। ठीक है, ये हेवी इंडस्ट्रीज आपकी जैसे मेटल स्मेल्टिंग हो गया, हेवी इंजीनियरिंग हो गया, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो गया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ रही होती है। ज्यादातर ये कोल फील्ड्स के पास होती है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की या बिजली की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इनको स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है बिकॉज दे रिलाई हेविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन भी कर रही होती है, तो इसीलिए इनका नाम स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्कर फॉर बोथ सीयूईटी एंड फॉर बोथ योर बोर्ड एग्जाम्स की स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज क्या है, राइट। तो आपको ये फीचर्स बताने हैं, तो फीचर्स जो हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ के आए वो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल है रूर कोल फील्ड जर्मनी, राइट। ये एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हुआ करता था किसी टाइम पे यूरोप में, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आयरन और कोल और स्टील आपको मिलता था, राइट, एंड दैट समहाउ बिकम द बेस ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे एक टाइम था जब ये रीजन बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर पे आकर के रहते थे। 80% जो जर्मनी का स्टील था वो यहीं से प्रोड्यूस हो रहा होता था, और यहाँ का जो प्रोडक्शन था वो अक्रॉस यूरोप भी एक्सपोर्ट होकर के जा रहा होता था। लेकिन विद टाइम कोल की डिमांड जो होती है वो डिक्लाइन करने लगती है, और इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट होता है वो काफी श्रिंक करने लगता है। ठीक है, इवन एट टाइम ऐसा हो गया था, एक पॉइंट आ गया था कि यहाँ पे आयरन और पूरी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई थी। ये इतना चलता था कि दूसरे एरिया से आयरन ओर को यहाँ पे इंपोर्ट करके लाया जाता था, फिर उसको प्रोसेस किया जाता था, एंड फिर उस प्रोसेस्ड आयरन ओर को बाकी एरियाज में सप्लाई किया जाता था। ठीक है, लेकिन विद टाइम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हमें चेंज होता हुआ देखने को मिला है कि जैसे जैसे कोल की डिमांड खत्म हो गई है, फोसिल फ्यूल की हुई तो नहीं है, कहने की बात है कि बट अब दूसरे और रिसोर्सेज पर लोग रिलाई करने लग गए हैं, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट और पोल्यूशन भी हो रहा था, राइट। एट टाइम्स ऐसा होता है कि इंडस्ट्री सालों 100-150 साल एक एरिया के अंदर थ्राइव करती है, फिर उसके बाद या तो वो लोग मूव कर जाते हैं, या उस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट होता है, प्रोडक्शन रेट होता है, वो धीरे धीरे कम पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हमें यही होता हुआ रूर के साथ देखने को मिला कि वहां पे प्रोडक्शन कम पड़ने लग जाती है, इंडस्ट्रीज जो एक टाइम पे बहुत अच्छे से चल रही थी, धड़धार से चल रही थी, वो ठप बैठने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि अब उनके कोल और स्टील की डिमांड बहुत कम पड़ने लग जाती है, और यहाँ पे आयरन ओर भी खत्म हो गया था, राइट। तो आप खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरे एरिया से ला रहे हो, तो उसमें पैसा भी लग रहा है।
फिर धीरे धीरे हमें नए टाइप की इंडस्ट्रीज यहीं पे आती हुई देखने को मिलती है, जैसे कार असेंबली पॉइंट्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, केमिकल प्लांट्स हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे बन जाती है, बिकॉज ओवर टाइम ऐसा नहीं था सिर्फ इंडस्ट्रीज ही थ्राइव हुई है, ऑब्वियसली बहुत सारी पॉपुलेशन अगर रह रही है तो और भी चीजें आपकी यहाँ पे इंप्रूव हुई होगी, मे बी आपका हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हुआ हो, विद टाइम यहाँ पे बैंकिंग आ गई, बैंक्स आ गए हो, राइट। तो इकोनॉमिकली द टाउन मस्ट हैव फ्लरिश्ड, क्योंकि लोगों को अगर वहां पे सर्वाइव करना है तो और भी सर्विसेज वहां पे आएंगी, राइट। तो हमें एक नया रूरल का लैंडस्केप यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर अब वो जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उससे हट के दूसरी इंडस्ट्रीज आ रही है, साथ के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज भी हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, द ट्रेडिशनल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर अंडरगोइंग रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, व्हाइल न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स आर इमर्जिंग। इसको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप रूरल वाले एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो अभी हमने लास्ट की 2 स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। हमने बढ़ा था लार्ज स्केल में, एक आपका ट्रेडिशनल है जिनको अब रिप्लेस कर रही है कौन सी, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ये लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर, इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज किया जा रहा होता है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको प्रोफेशनल वर्कर्स या व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है, राइट। इनके पास स्पेशलाइज स्किल्स होती है टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, इनको मशीन्स को यूज करना आता है, राइट। यहाँ पे आप रोबोटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है आपका स्मेल्टिंग से लेकर के रिफाइनिंग तक सारे प्रोसेसेस के ऊपर। तो धीरे धीरे यहाँ पे मशीनरी आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, और भी ज्यादा एडवांस ये इंडस्ट्रीज होती जा रही है कंपेयर टू द प्रीवियस ओल्डर या ट्रेडिशनल मेथड्स। तो यहां पे क्या होता है, आपकी नीटली यहां पे अच्छे से काम हो रहा होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, लो प्रोफाइल ऑफिस प्लांट लेबोरेटरी बिल्डिंग्स होती है, काफी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आपको यहां पे देखने को मिलता है, विच वाज मिसिंग देयर इन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब काफी सारे रीजन्स के अंदर यहाँ पे हाईटेक अब स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। अब इसके अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मशीनरी ही चल रही है, बहुत सारी आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, राइट। आईटी कंपनीज भी आ रही हैं जो अब आपको एक प्रोडक्ट नॉट इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट देती है, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, राइट। तो प्लांट बिजनेस पार्क भी यहाँ पे अब डेवलप हो रहे हैं। तो क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो हम अभी लास्ट स्केल के ऊपर पढ़ के आए हैं। अब हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, एक आयरन एंड स्टील और दूसरी आई थिंक कॉटन इंडस्ट्री है, और 1-2 और भी है शायद, तो उनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे सेपरेटली 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब यही जो सेम टॉपिक्स है, ये सेम टॉपिक्स हम अपनी बुक नंबर 2 में भी पढ़ रहे होंगे, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे होंगे। तो आप दोनों बुक्स का मिला करके, लेट्स से आपके पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का आ जाता है, तो हम यहां भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, मे बी वहां पे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हो, तो आप दोनों के पॉइंट्स को मिला करके अपना एक अच्छा बैलेंस्ड आंसर बना सकते हो, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो इन्हें बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, दैट दे सेट द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये उनको बेस प्रोवाइड करती है, उनका एसेंशियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये हेवी इंडस्ट्री है क्योंकि इनके अंदर इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ही ज्यादा बल्कि होता है, और एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, भले जो आपका आयरन और स्टील से शीट्स बनी, व्हाटएवर जो भी माल बना, वो भी काफी हेवी होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद एक बहुत बड़े भट्टे के अंदर उसको पिघलाया जाता है कार्बन, कोक और लाइमस्टोन को ऐड करके। फिर जब वो आयरन आपका पिघल जाता है तो उसको कोल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और उसको पिग आयरन यानी टाइट आयरन के अंदर कन्वर्ट होने दे दिया जाता है, और फिर उससे आपको उसके अंदर मैग्नीज को ऐड करके स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है, स्टील शीट्स या स्टील का जो भी उन्हें बनाना है, आयरन को आप स्टील में मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको आप आगे जाकर के यूज कर सकते हो इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। आइडियल लोकेशन की बात करें तो क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा बल्कि है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो आइडियल लोकेशन उतनी अच्छी होगी जितना क्लोज ये उस रिसोर्स के पास होगी जहां पे आपको आयरन ओर मिल जाए, कोल मिल जाए, मैग्नीज मिल जाए और लाइमस्टोन मिल जाए, राइट। मिनी स्टील प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे होते हैं जो मार्केट को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। यहां पे आपको मार्केट का एक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन रॉ मटेरियल, राइट। तो ये स्क्रैप मेटल इनका मेन इनपुट होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है बिल्ड एंड ऑपरेट करने के लिए। कुछ कुछ छोटे स्टील प्लांट्स भी लगे जाते हैं जहां से आपका आयरन और प्रोसेस होकर किसी बड़े प्लांट से प्रोसेस होकर यहां पे आ जाता है, मे बी दे प्रोड्यूस सम डिफरेंट आइटम्स। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा होता है, बहुत सारी लेबर लग रही होती है, बहुत सारी मशीनरी लग रही होती है, ठीक है। तो मेजरली आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसी रीजन्स में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको दिए हुए हैं, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैप के लिए वो आपका बुक नंबर 2 से है, जिसको हम जब पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो में पढ़नी है 5 नंबर में, सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसको भी 3 पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट कर सकते हो। सबसे पहले हैंडलूम सेक्टर, जो लेबर इंटेंसिव है, इसके अंदर सेमी स्किल लेबर चाहिए होता है, काफी कम पैसों में लग जाती है। इसके अंदर मेजरली आपका स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक हो रहा होता है, यानी हाथ से बहुत बारीकी से काम हो रहा होता है। नेक्स्ट है पावरलूम, हैंडलूम, हाथ से ज्यादातर काम हो रहा है बारीकी से। पावरलूम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे पावर ड्रिवन थोड़ी सी मशीन्स आपकी आ जाती हैं, ठीक है, लेस लेबर इंटेंसिव हो जाता है और थोड़ा सा जो प्रोडक्शन होता है वो इससे कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा होता है, इंक्रीज हो जाता है। मिल सेक्टर के अंदर हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, यहां पे आप मास प्रोडक्शन कर रहे होते हो, फाइन क्लोथ्स आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे होते हो, गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन आपका एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा आपको अच्छी हैवी मशीनरी भी चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव तो ये है ही, पैसा आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान ये काफी ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, और भी कुछ हैं, लेकिन इन रीसेंट टाइम सिंथेटिक फाइबर से कॉटन को काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक तो उससे सस्ती भी है, मार्केट में जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो सस्ता मिलता है कंपेयर टू द कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। तो ये सब हो गया। अच्छा, तो यही 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमने पढ़नी थी, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। स्टार्टिंग की हमने कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है। सेकेंडरी एक्टिविटीज सेकेंड प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो रॉ मटेरियल होता है उसको रिफाइन करके एक मैन्युफैक्चर्ड गुड के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, या रेडी टू यूज गुड में प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी लोकेशन को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि रॉ मटेरियल आपका कैसा है, क्या आपको रॉ मटेरियल के पास प्लांट लगाना पड़ेगा या दूर लगाने से भी चल जाएगा। दूसरा, मार्केट से आपका कैसा एक्सेस है, ठीक है। तीसरा, क्या आपको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चौथा, खुद भूल गई, लेबर, ठीक है, कि ऐसे एरिया में जहां पे आपको लेबर इजीली मिल जाए। नेक्स्ट हो सकता है आपका ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो हो सकता है कि वेल कनेक्टेड आपके पास रोड नेटवर्क है या कुछ और ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं, ठीक है। एक हमने पढ़ा था अर्बन एग्लोमरेशन की, ऐसी इंडस्ट्रीज, अर्बन एग्लोमरेशन नहीं, सॉरी, इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन, कि अगर उनका रॉ मटेरियल किसी दूसरी इंडस्ट्री से आ रहा है तो उसके आसपास से वो अपनी प्लांट की लोकेशन को लगाते हैं, ठीक है। आफ्टर लोकेशन हमने इंडस्ट्री के टाइप्स को डिस्कस किया, कैसे कैसे डिवाइड हो सकती है। पहली साइज के बेसिस पे 3 तरीके से हो सकती है, हाउस होल्ड एंड कॉटेज, दूसरा था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और तीसरा था लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रॉ मटेरियल के बेसिस पे, इनपुट के बेसिस पे। तो इनपुट के बेसिस पे बात की जाए तो एग्रो बिजनेस, एग्रो फार्मिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, देन आपका आ गया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, और एक टाइप और था जिसको मैं भूल गई हूं, दैट वाज एग्रो, अच्छा भूल गई हूं, आप देख लेना, मतलब या कोई कमेंट में प्लीज याद दिला देना। रॉ मटेरियल के बाद थर्ड वन था आपका इनपुट, आप अच्छा वो इनपुट हो गया, तो थर्ड वन हो गया आपका आउटपुट, क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट मतलब टाइप ऑफ गुड, तो इसके अंदर बेसिक और कंज्यूमर 2 तरीके की हो गई। फिर हमने पढ़ा था ओनरशिप के बेसिस पे, तो ओनरशिप के बेसिस पे या तो पब्लिक है कि गवर्नमेंट ओन करती है, या प्राइवेट है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ओन करता है, या फिर ज्वाइंट है, ठीक है, कि पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, हाँ, उसके बाद हमने रूरल कोलफील्ड रीजन के बारे में पढ़ा कि कैसे वो एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पहले वहां पे थ्राइव करती थी, जिसमें मेजरली आपका आयरन और स्टील प्लांट्स होते थे या कोल प्लांट्स होते थे, बट विद टाइम वहां पे हमें एक न्यू रूरल लैंडस्केप देखने को मिल रहा है, जहां पे आपकी कार असेंबलिंग मशीनरी इंडस्ट्रीज आ गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई है, यूनिवर्सिटीज वहां पे बनती हुई देखने को मिल रही है। एंड देन वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंड लास्ट में हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ा और कॉटन टेक्सटाइल को हमने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।